ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। सर, ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि हम अपने राज्य में लागू नहीं, उसकी वजह से बंगाल के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। बीएसएफ की टीमें भेजी गई हैं। ममता बनर्जी मंच से कह रही है, एक मुख्यमंत्री जो पारित हो गया है राज्यसभा लोकसभा से। मैं पुनः कह रहा हूं कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने? तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है। पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकती। समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद बने इस वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध जिस प्रकार की चित्र विचित्र और अनाप शनाप बातें पिछले दिनों में इंडी गठबंधन की सरकारों और नेताओं के द्वारा की जा रही है, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यदि कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि बंगाल में इस प्रकार की बात उठ रही है और झारखंड के एक मंत्री तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखें खोल दी है उन्होंने कि ऐसे लोगों के हाथ में रहने पर सरकार यदि रहती है तो भारत का संविधान खतरे में है। क्योंकि बहुत स्पष्ट हम ये कहना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों स्तर की सरकारों का शक्तियों का निर्धारण है। कोई भी जिला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती, कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून के बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संविधान को दिल में रखते हैं। तो ये मुकाबला संविधान को अपनी जेब में रखने वाले लोग और संविधान को अपने हृदय में रखने वाले लोगों के बीच में है। और आज यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो बाबा साहब के संविधान का तो अपमान कर रहे हैं और अपनी सरकार के द्वारा पारित वह संविधान संशोधन जो कांग्रेस सरकार ने पारित किए थे 73वें और 74वें, जिसको उन्होंने क्रांतिकारी कहा था, उसको वो ध्वस्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यदि झारखंड के मंत्री ये कहते हैं कि उनकी नजर में शरिया संविधान से ऊपर है, तो हम तो बहुत साफ कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए का यह संकल्प है कि हमारे लिए संविधान का सम्मान सबसे ऊपर है। अब मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में बाबा साहब का संविधान ऊपर है या शरिया का निशान ऊपर है? ये आपकी उस कार्रवाई से साफ हो जाएगा कि आप झारखंड में ऐसे तत्वों पर और जो लोग बोल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई करते हैं नहीं। यदि नहीं करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर में बाबा साहब के संविधान से ऊपर शरिया का निशान है। हमें इसका जवाब स्पष्ट रूप से हां या नहीं में और आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए। सर, कहना है कि अगर तो उनकी सरकार आती है भविष्य में तो 1 घंटे के अंदर ये कानून बदल देंगे। खड़गे साहब कहते हैं कि बीजेपी की तरफ इशारा करके कि ये लोग संविधान के और बाबा साहब के दुश्मन हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। देखिए, बाबा साहब के उनके जीवन काल में कौन दुश्मन था, ये बात अनेक तथ्यों में और साहित्यों में भरी पड़ी है। जिन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हरवाने में और धांधली करके चुनाव हरवाने में प्रमुख भूमिका अदा की, मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती पे बताना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना पहला चुनाव 14,000 मतों से हारे थे और 78,000 वोट इनवैलिड किए गए थे। 3 जनवरी 1952 को उनका चुनाव हुआ था।
अप्रैल 1952 में उन्होंने चुनावी धांधली के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की थी। अतः भारत के संवैधानिक इतिहास में चुनावी धांधली के पहले शिकार बाबा साहब अंबेडकर थे, जो चुनावी धांधली कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर उनके साथ की थी। अब इमरान मसूद ने जो बोला है, यह दर्शाता है ये कांग्रेस पार्टी संविधान को अपनी जेब में रखती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान में संशोधन कैसे होता है? 1 घंटे के अंदर होता है। हमने तो पूरी प्रक्रिया पूरी की। पहले हम पिछले साल के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाए, फिर संयुक्त संसदीय समिति में गया, उसके बाद महीनों तक विचार विमर्श हुआ, अनेकानेक बैठकें हुई, 25 से अधिक राज्यों और वक्फ बोर्डों से विचार विमर्श हुआ। अनेक जगहों पे जाकर फिजिकली उन्होंने, जेपीसी ने जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में डाटा किया, एकत्र किया। 92 लाख लगभग फीडबैक्स लिए गए। फिर संसद के दोनों सदनों में आया, 12-12 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया के साइन से या कानून बना। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे में तभी हो सकती है जब आप संविधान को जेब में रखते हो। इससे साफ है इमरान मसूद के बयान से कि कांग्रेस पार्टी की हाथ में संविधान खतरे में है, उनके हाथ में संविधान जेब में है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए संविधान हृदय में है। और आज के दिन जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती है, उस दिन कोई कहे कि 1 घंटे में मैं कानून बदल दूंगा, मुझे लगता है बाबा साहब के जन्मदिन के दौरान, इसके समय उनके द्वारा बनाए गए संविधान की विस्तृत संवैधानिक प्रावधानों का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई मायने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है, पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकते।